हेलो गर्ल्स, हमने पिछली बार संसाधनों के संरक्षण की बात की और संसाधनों का यह संरक्षण सतत विकास के लिए आवश्यक माना। सतत विकास का अर्थ हमने समझा था कि भावी पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों का बचा के रख सके और उनका आज के समय में सीमित प्रयोग कर सके, और हम किस तरह से जो वैकल्पिक स्रोत संसाधनों के, जिससे हमारे मानवीय जो मानव के प्रयोग में आने वाले संसाधनों ख़त्म ना हो, इसके लिए हम क्या करें। तो इसका हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम विश्व की जनसंख्या शुरू करने वाले हैं। तो गर्ल्स, जैसा कि आपको पता है, विश्व की जनसंख्या का जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। असल क्यों हमें मानव यानी मनुष्य को गिनने की आवश्यकता पड़ी। तो मानव को जो गिनने की आवश्यकता है वो आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो आपने संसाधन संरक्षण का समझा, संसाधन कि भाई हम यह समझ सकते हैं कि संसाधनों पर मनुष्य का या मानव का दबाव किस तरह से है। तो हम उनकी जनसंख्या का जब जनसंख्या का पता लगाएंगे तो जनसंख्या का जो वितरण है उससे हम संसाधनों को रेखांकित कर सकते हैं, कहाँ संसाधन है, कहाँ संसाधन नहीं है, किस तरह से उसका प्रयोग हो। दूसरा जनसंख्या गिनने का एक बड़ा कारण है कि सरकारें जब जो राज्य सरकारें हैं किसी राष्ट्र के, जो कोई राष्ट्र है, तो वो अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकता है संभल कर। दूसरा, वो नीतियाँ बना सकता है कि किस जगह किस तरह की नीति की आवश्यकता है। देखिए, हरियाणा में, राजस्थान में आपका पानी की कमी थी, तो जल संसाधन की कमी थी, इसलिए कृषि की मुश्किलें थी। तो हरियाणा के जो इलाके, उनमें नहरों को विकसित किया सरकार ने। उसमें सरकार ने आपका दूसरे जो बिजली से जुड़े साधन है वो पहुंचाए। इसी तरह से राजस्थान के दुर्गम स्थानों में इंदिरा नहर को पहुंचाया। तो उससे देखिए आप क्या फ़र्क पड़ा, उससे जनसंख्या भी बढ़ी। तो जनसंख्या पर जैसे दबाव पड़ता तो सरकार नीतियाँ बना सकती है, अगर हमें जनसंख्या का अनुमान हो। तो इस तरह से हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जनसंख्या को प्रभावित मतलब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक। दूसरा, भौतिक कारक के साथ ये हमने डिस्कस भी किया था, भौतिक कारक हैं। फिर आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारक के साथ सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक के साथ राजनीतिक कारक हैं। तो इन कारकों से हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ सकते हैं। तो जो भौतिक कारक है उसमें जल की उपलब्धता, धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि को के द्वारा समझ सकते हैं। अब हम एक एक उदाहरण एक से समझेंगे। जल की उपलब्धता, देखिए, जहाँ जनसंख्या उन सुगम सुलभ क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पानी की उपलब्धता है। पानी मनुष्य के लिए आवश्यक कारक है, इसलिए पानी जहाँ होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। जहाँ पानी नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ बहुत सीमित मात्रा में पानी मिलता है, तो वहाँ जनसंख्या वितरण कम मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से धरातल, ऊंचावच, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ दुर्गम ऊंचावच है, तो मनुष्य वहाँ रहना पसंद नहीं करता है। एक तो उसे कृषि करने में मुश्किल होगी, दूसरा उसको और तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु स्वास्थ्यकर जलवायु, अगर जलवायु स्वास्थ्यकर होगी, जहाँ आप कह सकते कि जैसे असहज जलवायु, ध्रुवों के निकट बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो देखिए आप उन इलाकों में, पोलर के आसपास या साइबेरिया वाले इलाकों में जनसंख्या अत्यंत सीमित पाई जाती है। या जो बहुत रेगिस्तानी इलाके, गर्म इलाके, उनमें भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इस तरह से जलवायु के बाद इस तरह से मृदा
एक महत्वपूर्ण कारक हो जाती है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। आप देखिए कि जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ जनसंख्या बहुत उच्च मात्रा में पाई जाती है, और जहाँ मृदा खराब है, मिट्टी कहीं उपजाऊ नहीं है, राजस्थान जैसे इलाकों में, वहाँ जनसंख्या कम है बनिस्पत उत्तर भारत के मैदानों की। तो इस तरह से मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है। किस तरह से? वो कृषि में महत्वपूर्ण हो जाती है। जो चौथा, वनस्पति। जब वनस्पति बहुत डेंस होगी वहाँ भी जनसंख्या कम मिलेगी। जहाँ वनस्पति डेंस नहीं है और वहाँ कृषि की संभावनाएं हैं तो वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। लेकिन इस वनस्पति को हम बहुत तरह से समझ सकते हैं। कई बार वनस्पति जनसंख्या को बढ़ाने में सहायक है। किस तरह से? उससे हम औद्योगिक, जो हमारे उद्योग हैं लकड़ी से जुड़े, हम उस पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था लैम्बरजैक कनाडा में, तो वो उसी पे निर्भर है। पर चूँकि वनस्पति की उपलब्धता दोनों तरह से प्रभावित करती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आर्थिक कारक किस तरह से किसी देश की जनसंख्या को वितरण में सहायक है या कारक है। खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिक विकास है, परिवहन है। खनिज है, जहाँ खनिजों की उपलब्धता है वो उन क्षेत्रों का विकास ज़्यादा हुआ, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। आप देखिए जो जमशेदपुर है, कानपुर है, इस तरह की सिटीज़ है, यहाँ औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ तो यहाँ जनसंख्या का देखिए आप विस्तार अधिक पाया जाता है। अपने फरीदाबाद में ही आप देखेंगे, फरीदाबाद में जनसंख्या अधिक मिलती है औद्योगिक इलाकों में। वहाँ क्योंकि आपके आपका औद्योगिक विकास हुआ है तो वहाँ जनसंख्या का कंसंट्रेशन हुआ, यानी औद्योगिक विकास। खनिज एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, नगरीकरण। नगरीकरण जिस तरह से तेज़ी से बढ़ता है तो जनसंख्या आपको तेज़ी से देखने को बढ़ती है। नगरीकरण के आप एग्जांपल ले सकते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली। तो इनमें देखिए नगरीकरण जिस तेज़ी से बढ़ा है उससे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। तो नगरीकरण भी महत्वपूर्ण कारक है। परिवहन का साधन भी महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि में। अगर परिवहन के साधन सुलभ होंगे, सुगम होंगे, तो आपकी जनसंख्या का निवास उन क्षेत्रों में होगा, क्योंकि आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी, चाहे वो आपको काम के लिए करना हो चाहे दूसरे कारकों के लिए। तो इस तरह से आज हमने दो कारकों पे चर्चा की। एक तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अगला हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।